नाउ सेकंड, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड. Current or cost accounting, that is CCA method. बेसिकली इस मेथड में आपको क्या करना है, तो इसमें लॉन्ग सम ज़्यादातर नहीं पूछे जाते, मतलब कि फाइनल अकाउंट के सम नहीं आते. बट करंट कॉस्ट अकाउंटिंग जो रिसेंट एक इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का एक न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू मेथड है, मतलब कि जो यूके में और उसमें ज़्यादा यहाँ पर अलाउ की गई है. सो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड से आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो यहाँ कुछ एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखा है, मतलब कि पूरे फाइनल अकाउंट्स को यहाँ चेंज नहीं करते, सभी वैल्यूज़ यहाँ चेंज नहीं की जाती. ओके, यहाँ पर सिर्फ कुछ एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं. कौन कौन से एडजस्टमेंट बेसिकली इस मेथड में यूज़ होते हैं. तो सबसे पहला एक एडजस्टमेंट होता है जिसे हम लोग डेप्रीशिएशन एडजस्टमेंट बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है एज़ पर CPP भी हमने डिस्कस किया था कि डेप्रीशिएशन जो है वो हम लोग न्यू जो वैल्यू है, मतलब कि जो असेट्स की न्यू वैल्यू आएगी उस पर कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ एक डेप्रीशिएशन एडजस्टमेंट, और ये सारे एडजस्टमेंट जो भी अमाउंट आएगी उसे हम लोग एक करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व अकाउंट क्रिएट करते हैं. P&L में से डेबिट करके वो अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करेंगे. ओके, रिजर्व अकाउंट में. तो बेसिकली जो डेप्रीशिएशन एडजस्टमेंट है, अब क्या होता है, तो डिफरेंस इन डेप्रीशिएशन एज पर CCA एंड एज पर हिस्टोरिकल. ओके, तो सबसे पहले आपको डेप्रीशिएशन फाइंड करना है एज पर हिस्टोरिकल जो कॉस्ट है उस हिसाब से, मतलब कि फॉर एन एग्जांपल के 5 लाख रुपीज़ मशीन की वैल्यू है, 5 लाख इंटू 10% करें तो 50,000 रुपीज़ डेप्रीशिएशन होगा. बट करंट कॉस्ट सपोज मशीनरी की 10 लाख रुपीज़ है, तो 10 लाख के हिसाब से अगर आप 10% करोगे तो 1 लाख रुपीज़ डेप्रीशिएशन होगा. अब उसका जो डिफरेंस आया 1 लाख एज पर CCA एंड डेप्रीशिएशन एज पर हिस्टोरिकल 50,000, जो डेप्रीशिएशन का डिफरेंस आएगा उसे हम बोलेंगे डेप्रीशिएशन एडजस्टमेंट. ओके, सो ये एक एडजस्टमेंट आपको CCA मेथड में यूज़ करना होता है. सेकंड जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट. कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट, इसे शॉर्ट में COSA, ओके, कोसा भी बोला जाता है. ओके, कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट. कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट, सो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स एज पर CCA एंड एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट. ओके, HCA भी हम लोग बोल सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग. सो कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो डिफरेंस है, बस कॉस्ट ऑफ सेल्स का डिफरेंस हम लोग करेंगे एज पर CCA एंड HCA. ओके, मतलब कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट और जो करंट कॉस्ट है उसके बेस पे हम लोग पहले तो कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करेंगे. कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओके, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग हिस्टोरिकल से कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करेंगे और CCA से कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करेंगे, और फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे, वो मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट. क्लियर. सो इस तरह से आपको कोसा फाइंड करना है. थर्ड होगा मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसे हम लोग शॉर्ट में MWCA बोल सकते हैं. ओके, मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट. सो इसमें भी आपको क्या करना है, डिफरेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, डिफरेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल एज पर CCA एंड HCA. ओके, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पे और करंट कॉस्ट के बेस पे वर्किंग कैपिटल फाइंड करनी है. अब वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़. ओके, यहाँ आपको करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ कंसिडर करनी है. ओके, अब मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल है. ओके, सो सिर्फ आपको मॉनेटरी करंट असेट्स, मतलब कि करंट असेट्स में हम लोग यहाँ कैश एक्सेप्ट कैश एंड स्टॉक, कैश बैलेंस और स्टॉक नहीं लेंगे, बाकी करंट असेट्स लेंगे. करंट लायबिलिटी में आप सभी लेंगे. दोनों का डिफरेंस करेंगे, जो भी वर्किंग कैपिटल आएगी वो वर्किंग कैपिटल एज पर HCA फाइंड करनी है, एज पर CCA फाइंड करनी है, और फिर उसका डिफरेंस करेंगे. सो वी गेट मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल. ओके, सो MWCA.
एंड लास्ट फोर्थ जो है वो गियरिंग एडजस्टमेंट होगा। गियरिंग एडजस्टमेंट क्या होता है? सो उसे हम लोग यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे? अब हमें पता है कि पूरा जो फंड है वो पूरा का पूरा फंड तो ऑनर का होता नहीं है, बट कुछ फंड हम लोग आउटसाइड से भी बोरो करते हैं, मतलब बैंक से लोन ली हो, ओके, या तो डिबेंचर्स हो, तो वो हम लोग आउटसाइडर्स फंड बोला जाता है, ओके। और जो ऑनर्स फंड है उसमें शेयर कैपिटल आता है या तो रिजर्व्स होता है, वो ऑनर्स फंड है। तो जितना अब पूरा का पूरा आप P&L में से ट्रांसफ़र नहीं करते, ये तीनों एडजस्टमेंट की जो अमाउंट है उसका टोटल करेंगे, ओके। टोटल ऑफ ऑल 3 एडजस्टमेंट्स पहले टोटल करेंगे और उसमें से हम लोग जो शेयर है, ओके, 2 पार्ट में उसे डिवाइड करेंगे। एक ऑनर्स शेयर, मतलब कि ऑनर्स का फंड कितना है, एंड आउटसाइडर्स जो शेयर है वो कितना होगा, ओके। इसमें से जो आउटसाइडर का शेयर है, आउटसाइडर का जो पार्ट है ये एडजस्टमेंट में, ओके, उसे हम बोलेंगे गियरिंग एडजस्टमेंट, और इसे हम P&L में डेबिट करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू करंट कॉस्ट एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, ओके, मतलब करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र करेंगे, बट सिर्फ आउटसाइडर का शेयर, आउटसाइडर का जो पार्ट है। अब आउटसाइडर का रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? सो गियरिंग रेशियो जिसे हम बोल सकते हैं, पर गियरिंग रेशियो एनालिसिस में आपने सीखा हुआ है। गियरिंग रेशियो मतलब प्रेफरेंस प्लस डिवेंचर, मतलब आउटसाइडर्स फंड डिवाइड बाई ऑनर्स फंड आप करते थे, बट यहाँ गियरिंग रेशियो हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे, आउटसाइडर्स फंड अपॉन टोटल फंड, ओके। जो टोटल फंड से कंपनी के पास, उसमें से आउटसाइडर का फंड कितना है वो रेशियो फाइंड करना है, तीनों एडजस्टमेंट का टोटल करके वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके। मतलब कि वो जो पार्ट है उतने परसेंटेज जो आउटसाइडर का है उसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे P&L में से, करंट जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व है वो अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, क्लियर। सो उसे बोलेंगे हम लोग गियरिंग एडजस्टमेंट। सो बेसिकली ये 4 एडजस्टमेंट आपको यहाँ शॉर्ट सम में इसके सम आएंगे, ओके। सो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड में 4 एडजस्टमेंट, तो हर एक एडजस्टमेंट को 1 बाय 1 हम लोग कैसे सॉल्व किया जाता है वो डिस्कस करते हैं, ओके।